ऑलराइट। सो ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें से सबसे पहले जो चीज़ अपने को समझना है वो है रिसोर्स के बारे में। हालाँकि क्लास 8 में आप रिसोर्स के बारे में समझ चुके हैं थोड़ा बहुत कि रिसोर्स वो चीज़ होता है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। यानी कि एनीथिंग दैट इज़ प्रेज़ेंट इन दिस वर्ल्ड दैट सैटिस्फाई आवर नीड उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल आप समझिए, ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये साइकिल क्या करता है? आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। आप कोचिंग इससे जाते हैं, आप स्कूल इससे जाते हैं, आप रेस इससे लगाते हैं। यानी कि ये आपकी ज़रूरत को क्या करता है? पूरा करता है, यानी कि ये आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। ये फ्रिज आपके खाने को सुरक्षित रखता है। ये क्या है? आपके लिए रिसोर्स है। इतनी गर्मी हो गई है, तो इस गर्मी के टाइम में आपको ठंडे पानी की ज़रूरत होता है। ये फ्रिज क्या करता है? आपको ठंडा पानी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। दिस इज़ द रिसोर्स फॉर अस। ये स्मार्टफ़ोन जिसके थ्रू आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपकी ज़रूरत कोई भी पूरा कर रहा है, यानी कि ये भी आपके लिए रिसोर्स है। ये चॉकलेट्स आपके भूख को मिटाता है, यानी कि आपके लिए क्या है? ये आपके लिए रिसोर्स है। यानी कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको रिसोर्स बोलेंगे। बट अब क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो अब 8th में जो थी चीज़ 8वीं क्लास में जो चीज़ हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा-सा एक्सपैंड करके अब समझना है। अब यहाँ पे 3 चीज़ देखिए लिखा हुआ है, इसको समझना है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेसिबल। अब इस एक-एक को समझना है। हर वो चीज़ रिसोर्स होगी अगर आपकी इस ज़रूरत को पूरा करती है, प्रोवाइडेड दैट कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है? हम लोग अर्थ पे रहते हैं और एक जो हमारा जो क्या बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ मून। अब मून पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मून के सरफेस पे है, लेकिन क्या हमारे लिए वो रिसोर्स है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो रिसोर्स हुआ ही नहीं। हम रिसोर्स तब उसको मानेंगे जब हम उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब देखिए, ये साइकिल देख लीजिए, ये फ्रिज देख लीजिए, ये आपका स्मार्टफ़ोन देख लीजिए, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है कि अगर ये खराब होता है तो इसको ठीक कर लेंगे, नया बना लेंगे, दूसरा बना लेंगे, इसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन क्या मून के सरफेस पे चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं है। तो फिर वहाँ मून पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे रिसोर्स नहीं, हम उसको मान के चलेंगे। दूसरा जो अपने को समझना है दैट इज़ इकोनॉमिकली फिज़िबल। ये क्या होता है भाई? इकोनॉमिकली फिज़िबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ का जो इकोनॉमिक्स जो क्वालिटी है, वो आपके स्ट्रेंथ के विदिन आना चाहिए। यानी कि एग्ज़ाम्पल समझिए, मान लीजिए कल को चावल जस्ट अ सेकंड, कल को चावल मान लीजिए कि $1000 पर केजी हो जाता है। क्या इंडिया के लोग इसको एक्सेस कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो फिर हमारे लिए राइस क्या हो जाएगा? हमारे लिए राइस एक रिसोर्स नहीं रह जाएगा क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके बियॉन्ड ये चला गया है। रिसोर्स हम तब मानेंगे जब उस चीज़ का जो क्या बोलते हैं, हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। हम फ़ोन क्यों खरीद पा रहे हैं? क्योंकि 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर कल को मान लीजिए कि ये फ़ोन $1,00,000 का हो जाता है, $1,00,000 का हो जाता है। बताइए क्या हमारे लिए रिसोर्स रह जाएगा? नहीं रह जाएगा क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से बियॉन्ड ये चला गया। तो रिसोर्स तब होगा जब वो टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल होगा, एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली भी फिज़िबल होगा। और जो लास्ट हमारे पास रह गया है कल्चरली एक्सेसिबल, अब ये क्या है इसको समझिए। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। देखिए कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को जो सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं वो सोसाइटी भी उस चीज़ के यूज़ को एक्सेप्टेंस देती है। जस्ट अ सेकंड, उसके यूज़ को क्या करती है? ग्रीन सिग्नल देती है कि हाँ, इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन सिग्नल इज़ देयर। एग्ज़ाम्पल से समझिए, मेघालय में कुछ ऐसी ट्राइबल्स हैं मेघालय में, उनका ऐसा ये मानना है कि मिल्क को कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग दूध पीते हैं, दूध की मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट बनते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मेघालय में ऐसी ट्राइब्स हैं जो मिल्क के कंज़म्पशन को बैन करती हैं। उनको यूसेज के लिए वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो उनके लिए मिल्क एक रिसोर्स नहीं रह जाता है। राइट क्या? अब देखिए बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो कि मीट को कंज़्यूम करते हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो मीट के कंज़्यूम को क्या करते हैं? बैन करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो जो कंज़्यूम नहीं करता है, जो सोसाइटी इसको एक्सेप्टेंस नहीं देती है, उसके लिए रिसोर्स नहीं है और जो एक्सेप्टेंस देता है इसके कंज़म्पशन को, उसके लिए रिसोर्स है। यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी भी उसके यूज़ को क्या करती है? एक्सेप्टेंस अपना देती है, अपना ग्रीन सिग्नल देती है। तो दिस इज़ द थिंग अबाउट रिसोर्स। ये 3 चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेसिबल। सो आई होप कि दिस थिंग इज़ क्लियर वेरी फॉर श्योर, राइट? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं रिसोर्स के बाद।
अब एक चीज़ यहाँ पे और समझना है रिसोर्स के बारे में। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. जो चीज़ें environment में available है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में एक रिलेशनशिप बनता है। वो कोई चीज़ कैसे ट्रांसफॉर्म, जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ प्रेज़ेंट है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में। और यहाँ सेंटर पे देखिए क्या है, ये ह्यूमन है। देखिए ह्यूमन हमेशा सेंटर में रहेगा, राइट क्या? क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक वो काम की नहीं है अगर उसका यूज़ ह्यूमन नहीं कर पाता है तो, राइट क्या? और ह्यूमन ही है जो किसी चीज़ को क्या करता है, रिसोर्स बनाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब इस इंटरेक्शन को समझिए, मान लीजिए कि कोई ट्री है, कोई पेड़ है। इस ट्री से हम लोग क्या करते हैं, नोटबुक बनाते हैं, बुक बनाते हैं। तो इसको कौन बना रहा है, इसको नोटबुक? इसको बना रहा है ह्यूमन। यानी कि यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ ना, यहाँ पे इंटरेक्शन क्या-क्या चीज़ का हुआ? यहाँ पे नेचर नेचर का इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन हुआ और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का इंटरेक्शन हुआ। इन सबको मिला करके हमने क्या किया, पेड़ से हमने क्या किया, एक नया चीज़ बना दिया, जिसको हमने क्या बोला फर्नीचर आप बना सकते हैं, आप सॉरी क बुक बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। तो यही इंटरेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का जो होता है एक इंटरेक्शन होता है, जिसको कि करवाने में हेल्प कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल है, उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाता है। राइट क्या? तो दिस इज़ द थिंग अबाउट इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वही जो बात हम कर रहे थे, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स बेसिकली कुछ नहीं है, एक फंक्शन है किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज का है। ये रिसोर्स यहाँ से ट्री से ये क्या बन जाता है? कॉपी बन जाता है। ये कैसे बनता है? ह्यूमन के एक्टिविटीज से बनता है। अगर यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं होती, तो ये पेड़ पेड़ ही रह जाता, ये कभी नोटबुक नहीं बनता। यानी कि ये रिसोर्स तब बना है जब ह्यूमन ने एक्टिविटी किया है। यानी कि ह्यूमन इज जस्ट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बीइंग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग खुद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स का, राइट क्या? जिसको कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि कोई भी चीज़ बेकार है जब तक ह्यूमन का यूसेज के लिए नहीं आता है या ह्यूमन उसको यूज़ नहीं कर पाता है तो, राइट क्या? सो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। वो चीज़ बेकार है, तब तक बेकार है जब तक हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। अब देखिए ये ट्री ट्री ही सिर्फ रह जाएगा अगर ह्यूमन उसको यूज़ करके उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके नोटबुक नहीं बनाता, उसको फर्नीचर नहीं बनाता है, राइट? तो दिस इज़ द थिंग अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब यहाँ से नेक्स्ट जो अपने को समझना है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज़। रिसोर्स का बेसिकली हमने क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है? एक-एक करके थोड़ा-सा देखते हैं, हालाँकि आपके सिलेबस है इसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया, दैट इज़ गुड फॉर यू। सो एक-एक करके देखते हैं। बायोटिक, एनाबायोटिक, ऑब्वियसली जो लिविंग चीज़ों से अपने को मिलता है वो बायोटिक हो जाएगा, राइट क्या? ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ये सब क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, जो रिसोर्स आप बनाइएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? अबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा, राइट? आपका कॉपी, आपका पेन, सेल फोन ये सब क्या है? अबायोटिक हो जाएगा, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एक हो जाएगा आपका रिन्यूएबल और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, वाटर, राइट? वो क्या है? रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जिसको कि आप रिन्यू नहीं कर सकते, जो कि एग्जॉस्टिबल है, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोलियम, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन का हो अधिकार उस पे चीज़ें, मान लो कि आपका ये कॉपी है, तो वो सिर्फ आपका है, किसी एक पर्सन का है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। लेकिन अगर मान लो कि कोई कॉपी है जो सबका है, राइट? इसका भी सबने एक-एक रुपया लगा के कॉपी खरीदा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हो जाएगा। यानी कि जिस रिसोर्स पे सबका अधिकार होता है, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स आप बोलिएगा, राइट? नेशनल यानी कि जो चीज़ें
देश की हैं, जैसे कि यहाँ का जंगल, जैसे यहाँ की ज़मीन, जो पूरे देश का पानी होता है, जो मिनरल्स होता है, वो सब क्या है? नेशनल रिसोर्स है वो। इंटरनेशनल यानी कि किसी एक इंडिविजुअल कंट्री का उस पे कोई अधिकार नहीं होता है, रेदर देन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उस पे अधिकार होता है। जैसे कि ओशन वाटर किसी एक कंट्री का नहीं है, राइट? वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट किसी किसी रिसोर्स का कितना डेवलपमेंट हो चुका है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। तो इसका बेसिक क्लासिफिकेशन आपको अभी नहीं समझना है, इसमें हम लोग डीप में नहीं जाएँगे, राइट? आपके एग्ज़ामिनेशन के सॉरी आपका जो सिलेबस है उसे इसको रिड्यूस कर दिया गया, राइट क्या? मैं जस्ट थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखिए, पोटेंशियल मतलब कि ऐसा रिसोर्स अ जिसका जिसके पास कैपेसिटी है आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, लेकिन हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पता उस चीज़ को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसको पोटेंशियल के अंदर आएगा। डेवलप भी कुछ ऐसा ही है, स्टॉक भी कुछ इसी तरीका है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, राइट क्या? लेकिन आपको ये पता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए वाटर ही है, तो हमको पता है कि वाटर क्या चीज़ से मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो क्या हमारे पास आज के डेट में पर्याप्त टेक्नोलॉजी है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं है। तो वाटर क्या हो जाएगा? एक स्टॉक रिसोर्स के अंदर आएगा क्योंकि हमको पता है कि क्वांटिटी कितना है। लेकिन हम उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी उतना पर्याप्त नहीं है कि हम उसके कंपोनेंट को अलग करके हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जस्ट मेमोरी बेस्ड ये सारी चीज़ें इसको देख लीजिएगा। नेचुरल और ह्यूमन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इस पे कभी-कभार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन-सा रिन्यूएबल है, कौन-सा नॉन रिन्यूएबल है, राइट? इस तरीके से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स। अब इसमें क्या है वो चीज़ देखते हैं। रिसोर्सेज़ आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज़ वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सर्वाइवल है इस दुनिया में जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रिसोर्स। अगर रिसोर्स ना हो तो हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। सर्वाइवल आप खुद देखिए, आपको जीने के लिए आपको अनाज चाहिए, रहने के लिए आपको मकान चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये सब क्या है? रिसोर्स ही तो है। अगर ये नहीं रहा तो हमारा सर्वाइवल हम सर्वाइव कैसे करेंगे? यानी कि इट इज़ वाइटल दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एज़ वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप समझिए अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन ना हो, अगर आपके पास अच्छा पीने का पानी ना हो, अगर आपके पास रहने के लिए अच्छा घर ना हो, अगर आपको विज़िट करने के लिए अच्छी-सी गाड़ी ना हो, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? डिग्रेडेड है, डाउनवर्ड है, राइट? तो आपको अच्छा लाइफ क्वालिटी भी मेंटेन करने के लिए रिसोर्स का होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज़ बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज़ आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने पहले ये समझ लिया ना कि जो रिसोर्स है ना, ये नेचर का फ्री गिफ्ट है, आप इसको यूज़ करिए, इसको बर्बाद कर दीजिए। जंगल है, उसको काट दीजिए, पानी है, उसको गंदा कर दीजिए, हवा है, उसको गंदा कर दीजिए, राइट क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो एक टाइम आया ना, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने लग गया। अब देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्स का घटने घटने लग जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का जो लालचपन था ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। कुछ लोग मतलब कि हम कंट्री की बात कर रहे हैं, राइट क्या? अच्छा, दूसरा चीज़ एक्युमुलेशन जस्ट अ सेकंड एक्युमुलेशन ऑफ द रिसोर्स इन द फ्यू हैंड्स। अब होता क्या है ना कि किसी एक के हाथ में बहुत सारा रिसोर्स आ जाता है और किसी के एक हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अब यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। हैव्स जिसके पास कुछ है और हैव्स नॉट जिसके पास कुछ है ही नहीं। राइट क्या? तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास कहीं न कहीं एक एक्सेस होना चाहिए उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं किसी एक के पास बहुत ज़्यादा है और किसी एक के पास कुछ भी नहीं है। Indiscriminate exploitation of the resource has led to the global ecological crisis such as the global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and the land degradation। और देखिए इससे हुआ क्या है, ये जो रिसोर्स को हमने डिप्लीट कर दिया, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके चलते क्या-क्या हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग आज हमको देखने को मिला। आप खुद देखिए अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी आप रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि 2023 ईयर वाज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दैट ईयर। पूरे हिस्ट्री में अर्थ के हिस्ट्री में 2023 वाज़ द हॉटेस्ट ईयर, राइट क्या? ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग ही तो है और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो रिसोर्स के एक्सप्लॉइटेशन से क्या चैलेंजेज़ आया है, वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिला है। ओज़ोन लेयर आप देख रहे हैं कि डिप्लीट कर रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। आप दिल्ली में जाके देखिए कि क्या हालत वहाँ पे है। लैंड डिग्रेडेशन आप देखिए लगातार सॉइल इरोजन होता है, प्रोडक्टिविटी लैंड की घट रही है, तो लैंड भी क्या हो रहा है? डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड मतलब कि उसकी क्वालिटी का होना कम।
An equitable distribution of the resource has become essential for the sustained quality of life। और यही कारण है कि अगर आपको एक सस्टेनेबल लाइफ चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? इक्वली होगा। अगर 2 लोग हैं तो उसको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी। मैं बार-बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। ये क्या होता है मैं अभी आपको आगे इसके बारे में समझाऊँगा। दूसरा चीज़, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ना, जिस तरीके से कुछ लोग और कुछ कंट्री एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं रिसोर्स को, अगर ये चलता रहा तो हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। और यही कारण है कि रिसोर्स प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी तो फिर हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हमारा जो है खतरे में आ जाएगा। अगेन मैंने बोला सस्टेनेबल, मैं आपको समझाता हूँ, रिलैक्स। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये है क्या सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ? सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस इज जस्ट ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है? आप समझिए इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है, जस्ट ए सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation। यानी कि डेवलपमेंट आप करिए, हम ये नहीं बोल रहे कि आप विकास मत करिए, विकास आप करिए, लेकिन इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए बिना। आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड मत करिए। आप देखिए, आपको विकास करना पड़ेगा तो आपको फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, आप काटिए ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जंगल ही आप खत्म कर दीजिएगा, ये मत करिए ना। अगर आप पूरा जंगल ही खत्म कर देंगे तो फिर आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? दूसरे लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो डेवलपमेंट करिए, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उससे उसकी ज़रूरत को भी ध्यान में रखना है। अब ऐसा आपको ये नहीं सोचना कि चलो हमारी तो ज़रूरत पूरी हो गई, बाद का बाद में देखेंगे, नहीं। आज आपको फ्रेश एयर चाहिए, आज आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, आपको अच्छा पानी चाहिए, अच्छा आपको घर चाहिए, तो जो आने वाली जनरेशन है उसको भी तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उस हद तक ही करेंगे कि जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना है। आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे डेस्क है, आप यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप इस पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, उसको रोज उसको तोड़ रहे हैं, रोज उस पे हाथ पकड़ पटक पटक के पेज पटक पटक उसको धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने तो पढ़ लिया, मुझे क्या। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगले साल नए बच्चे आएंगे ना, उनको भी तो इसी बेंच पे पढ़ना है। तो हमको क्या करना है, हम पढ़ेंगे, उसपे बैठ के पढ़िए आप, लेकिन उसको तोड़िए मत, उसको बर्बाद मत करिए। आपके आने वाली जो क्लास है उसके बारे में भी सोचना है कि अगर मुझे अच्छी क्वालिटी में बेंच चाहिए, अगर अच्छी क्वालिटी में डेस्क चाहिए, तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो बैच है, उसको भी सेम क्वांटिटी में, सेम क्वालिटी में चाहिए। दिस इज़ द एक्ज़ैक्टली कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को। जल्दी बच्चों को समझ ही नहीं आता ये है क्या। आप ऐसे समझिए एक बात, मान लीजिए कि न्यू दिल्ली में कोई मीटिंग होती है। न्यू दिल्ली में कोई मीटिंग होती है 3-4 देशों की। तो इस मीटिंग का नाम क्या रख दिया जाएगा? न्यू दिल्ली समिट रख दिया जाएगा। उसी तरीके से रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का। ब्राज़ील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, और वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी 1992 में, यानी कि 1992 में। और क्यों हुआ था? अर्थ के बारे में हुआ था। तो इसीलिए इस मीटिंग का नाम क्या बन गया? रियो समिट पड़ गया। आप रियो समिट कह सकते हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कह सकते हैं, सिर्फ अर्थ समिट कह सकते हैं। तो ये इसका नाम हो गया। इसका और क्या नाम है? इसका और नाम है यूएनसीईडी, इस मीटिंग का, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हो गया इसका नाम। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro, Brazil for the first international earth summit। और आपको ये बता दें कि जो मीटिंग हुई थी 1992 में,
अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये दुनिया का सबसे पहला मीटिंग था अर्थ के बारे में, राइट? क्या अगर मान लीजिए कि फॉरेस्ट के बारे में कोई मीटिंग होती है, तो उसको क्या कहेंगे? फॉरेस्ट समिट कह देंगे। लेकिन ये मीटिंग किसके बारे में हुआ था? अर्थ के बारे में हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अर्थ समिट भी पड़ गया और ये दुनिया का सबसे पहला एक समिट था, एक मीटिंग था जो कि अर्थ के बारे में बात करना था। क्यों ऐसा हो गया था? पर्पस क्या था? इस मीटिंग को क्यों हमने किया? ज़रूरत क्या पड़ गई? तो द समिट वाज़ convened for addressing urgent problems of environmental protection, socio-economic development at the global level. यानी कि यानी कि जो एनवायरनमेंट में जो जो प्रॉब्लम हो गया था, माफ कीजिएगा, एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम हो गया था उसको बचाने के लिए, यानी कि मैं एक चीज़ आप समझिए कि इसके पहले जो हालात थे ना विश्व में, वो बहुत बुरा हो गया था। एक चीज़ समझिए, याद करिए, वहाँ पे एक लाइन थी कि लिखा हुआ था कि लोगों ने ये समझा कि जो रिसोर्स है, नेचुरल का दिया हुआ फ्री गिफ्ट है। ये लोग समझ के ना रिसोर्स को बहुत बेतहाशा यूज़ करने लगे थे। जब मैं लोग बोल रहा हूँ मतलब मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश समझिएगा। ठीक है? पार्टिकुलर डेवलप्ड कंट्री की हम बात कर रहे हैं और ये तब की बात करें 1992 से पहले की बात कर रहे हैं। तो लोग यानी कि कंट्री बहुत बेतहाशा नेचर के रिसोर्स को क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन एक समय आ गया कि उनको एहसास हो गया कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, रिसोर्स का डिप्लीशन होने लग गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया, एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लग गया। अब जब ये प्रॉब्लम हो गई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एक मीटिंग रखा गया था जिसको कि अर्थ समिट के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि इसका पर्पस क्या था? एनवायरनमेंट को बचाना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना। वही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। देखिए, अगर आप विकास करिएगा तो आपको एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अब डेवलपमेंट के नाम पे आपको ये भी नहीं करना कि पूरा एनवायरनमेंट को ही आप बर्बाद कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ अपने आप को समझना है। तो इसका पर्पस उद्देश्य क्या था? एनवायरनमेंट को भी बचाना, एट द सेम टाइम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना, यानी कि सोसाइटी को भी डेवलप करना, एट द सेम टाइम सोसाइटी का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी इंक्रीज करना। राइट क्या? यानी कि हर किसी के पास नौकरी हो। अब हर किसी के पास नौकरी कैसे होगा? जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, जब आप फैक्ट्री बनाएगा। अब फैक्ट्री बनाएगा तो आपको कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आपका बहुत सारा इमिशन निकलेगा। तो सोशियो डेवलपमेंट भी करना है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी बचाना है। ये मेन इसका पर्पस था अर्थ समिट का। दूसरा चीज़ कि इश्यू डिस्कस एट द समिट। अब वहाँ पे क्या-क्या बातें की गई थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्या-क्या बातें किया गया? स्क्रूटनी ऑफ द पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हीकल इमिशन, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्कैर्सिटी। वहाँ पे ये बात किया गया कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी लगा है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? कार्बन का इमिशन कर रहे हैं। एनर्जी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? मान लीजिए आप कोयला खूब यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्शन बेतहाशा कर रहे हैं और एनवायरनमेंट में ऐसे ही बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं? इमिशन धुआँ ऐसे ही आप छोड़ दे रहे हैं। तो इस चीज़ को पता करना है कि कहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है, तो उसको इस चीज़ को रोकना होगा। आप प्रोडक्शन करिए लेकिन इंश्योर करिए कि जो चीज़ आपके इंडस्ट्री से निकल रही है, उसको ट्रीटमेंट किया जाए। उसके बाद आप इसको छोड़िए। अब मान लीजिए गर्म पानी आपके इंडस्ट्री से निकल रही है, आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, नदी में जाने दीजिएगा, नहीं। आप उसको पहले ट्रीट करिए, उसके बाद उसको रिलीज़ करिए। इस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरा चीज़ कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जनरली एनर्जी कैसे रिलीज़ की जाती है? कोयला को जला करके। अब कोयला को जलाने से क्या होगा? कार्बन का कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट हो में होगा। लेकिन एनर्जी तो हमको चाहिए ही क्योंकि उसका डिमांड है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सोलर एनर्जी कर सकते हैं, हम जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके बारे में सोचा गया था। व्हीकल इमिशन, हम क्योंकि पता है कि व्हीकल से बहुत ज़्यादा इमिशन निकलता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया था। क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसको हमको क्या करना है? रोकना है। वाटर स्कैर्सिटी, आप देखिए वाटर स्कैर्सिटी आज के डेट में कितना है।
तो इन सारे मुद्दे पे क्या किया गया था? डिस्कशन किया गया था। अब इससे हुआ क्या भाई? वहाँ पे कुछ आउटकम निकला क्या? तो देखते हैं क्या निकला आउटकम। तो आउटकम वाज़ दैट रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी कि एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एडॉप्ट किया गया, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। दूसरा चीज़ क्या किया गया? द रियो कन्वेंशन एडॉप्टेड एजेंडा 21, जस्ट अ सेकंड, एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। अब एजेंडा 21 क्या है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। और तीसरा चीज यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया गया? डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको क्या करना है? रोकना है। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको भी हमको क्या करना है? कंजर्व करके रखना है। ठीक है? तो ये इसका आउटकम निकल के आया। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ये समिट है क्या? क्यों हुआ? अब यहाँ से समझते हैं एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा एजेंडा 21 ये है क्या? तो इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइन्ड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, व्हिच टूक प्लेस एट द रियो जेनेरियो समिट। यानी कि जो 1992 में जो समिट हुआ था, 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, उसी मीटिंग के दौरान एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, जिसको उस एक डॉक्यूमेंट को क्या कहा गया था? एजेंडा 21। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इसका मेन इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया था कि हमको क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है? अचीव करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on the common interest, mutual needs एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना ही सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, बल्कि जो इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है, उसको क्या करना है? रोकना है। जो पॉवर्टी है, उसको रोकना है। डिजीज है, उसको भी खत्म करना है। तो ये सारा इस एम था, इस डॉक्यूमेंट का, जिसका नाम था एजेंडा 21। यहाँ पे जो 21 आप देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 21st सेंचुरी के बारे में। 21st सेंचुरी मतलब कि 21st सेंचुरी मतलब कि 2001 से लेके 2100 तक का जो पीरियड है, इसमें हमको क्या-क्या अचीव करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना है, पॉवर्टी को रोकना है, डिजीज़ को खत्म करना है। ये इसका मेन एम था। और इस एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट को साइन कब किया गया था? अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और एक और इसका मेन एम ये था कि हर कंट्री इंडिविजुअली अपने लोकल लेवल पे क्या करेगी? अपना एक एजेंडा 21 बनाएगी। ग्लोबली ये सब चीजें अचीव करनी है, राइट? और इस चीज को ग्लोबली अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोकली ये सब चीजों को अचीव करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कोई चीज को बड़ा सा टारगेट अचीव करना होता है। मान लीजिए कि 20 ओवर में आपको 200 रन मारना है, तो आप क्या करिएगा? छोटा-छोटा आप टारगेट बना लीजिए कि 6 ओवर में, 6 ओवर में, 6 ओवर में, इस तरीके से हम 6-6, 12-6 18 और फिर 2 ओवर में हमको ये टारगेट रखना है। इस तरीके से बड़ा आप क्या कर लीजिएगा? स्कोर आप अचीव कर लीजिएगा। मान लीजिए कि इस 6 ओवर में हमने 80 रन बना लिया, इसमें हमने 100 बना लिया और इसमें इन दोनों मिला के हम क्या कर लेंगे? 20 रन बना लेंगे। तो इसी तरीके से ग्लोबल लेवल पे अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल लेवल पे चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा। दैट वाज़ आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, दैट इज़ एजेंडा 21, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो हमको एक चीज़ करना पड़ेगा और वो क्या होगा? रिसोर्स की प्लानिंग। अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एक के पास बहुत ज़्यादा होगा, दूसरे के पास कुछ नहीं रहेगा और इस तरीके से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कतई नहीं होगा। अच्छा, प्लानिंग, अब प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्स। अगर रिसोर्स का हमको जुडिशियसली यूज़ करना है ना, तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसी स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग आप करते हैं, तब उस चीज़ को क्या करते हैं? एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। उसी तरीके से
क्योंकि रिसोर्स कम हमारे पास है। अब रिसोर्स को अच्छे तरीके से अगर हमको यूज़ करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। It has importance in country like India which has enormous diversity in the availability of the resource। अब क्योंकि हमारी जैसी कंट्री है ना इंडिया, यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्स का। कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें यहाँ से इधर लेकर आएँगे। अब अगर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और कहीं पे रिसोर्स ही नहीं है, तो ये तो बहुत पुअर रह जाएगा और ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। इस तरीके से क्या हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या? क्या हमारा सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस होगा? नहीं होगा। तो हमारे कंट्री में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ उदाहरण से समझिए। ये देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ये आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे खेती किया जाता है ईज़िली? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये टोपोग्राफी आपको उस तरह से अलाउ नहीं करेगी। आप यहाँ पे खेती नहीं कर सकते, यहाँ पे वाटर अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे वाटर अच्छा खासा है। आप राजस्थान देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ की जो लैंड है प्लेन है, यहाँ पे खेती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या वाटर इतना है? नहीं है। अगेन ये चीज़, यहाँ का कल्चरल हेरिटेज कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अदर चीज़ें नहीं, यहाँ पे मिनरल्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, राइट का? यहाँ पे प्लेन लैंड आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे खेती कर लीजिएगा, यहाँ पे टोपोग्राफी बहुत ऐसे देखने को मिलेगी। तो ये कितना डाइवर्सिटी है ना, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ चीज़ों की कमी है, कहीं पे किस चीज़ों की कमी है। इसीलिए हमको रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ता है। यही चीज़ अपने को यहाँ पे समझना है। देखिए यहाँ पे देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कोई एक रीजन है, वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट है। जैसे लद्दाख है, वहाँ पे वहाँ का हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे अदर चीज़ों का डिफिशियंसी है। राइट क्या? झारखंड देख लीजिए, वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना वाटर नहीं है, उस तरह का प्लेन ज़मीन आपको नहीं देखने को मिला, उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, टेम्परेचर वैसा नहीं है, राइट क्या? तो यही चीज़ें अपने को समझना है। झारखंड हो गया, जस्ट अ सेकंड, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश आर रिच इन द मिनरल्स एंड कोल डिपॉज़िट। ये सारे वो रीजन है जहाँ पे कि कोल और मिनरल्स क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन यहाँ पे वाटर उस ज़्यादा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब कि ज़मीन, जैसे या रोड, राइट? किस तरह से वाटर का सिस्टम है, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या है, लैकिंग है। रोड हो गया, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये चीज़ें वहाँ पे उतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का टेरेन है, वहाँ पे नहीं आप अवेलेबल करा सकते हैं ईज़िली, राइट? दूसरा, राजस्थान का एग्ज़ाम्पल देख लिए, राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोव्ड विद द सोलर एंड द विंड एनर्जी बट लैक इन द वाटर रिसोर्स। अब राजस्थान के पास बहुत अच्छा सोलर एनर्जी है, बहुत अच्छा धूप मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे पानी ही नहीं है। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. अब लद्दाख देखिए कितना अच्छा है, वहाँ पे वहाँ का जो कल्चर है कितना रिच है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है। वहाँ पे बढ़िया ज़मीन की कमी है, मतलब खेती किया जाए उस तरह का प्लेन लैंड नहीं है। वहाँ की ज़मीन उबड़-खाबड़ आपको मिलेगी। मिनरल्स वहाँ पे नहीं है, राइट? This calls for a balance of resource planning, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड द रीजनल लेवल। और इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, राइट क्या? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक रीजन बहुत ज़्यादा गरीब रह जाएगा और एक रीजन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की अगर बात करें, तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, अभी इस प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, कैसे प्लानिंग होगी? तो इस प्लानिंग में 3 चीज़ें बेसिकली हमको यहाँ पे अभी देखने को मिलता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंटरी। पहले आप पता करिए कि क्या-क्या रिसोर्स है किसी रीजन में। किसी भी रीजन को मान लीजिए उठाते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस रीजन में क्या-क्या रिसोर्स है और कितना है। पहला चीज़, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with the appropriate technology, skill, and institutional setup for the implementing resource development plans. At the same time हमारे पास
उस चीज़ को एक्सेस करने के प्लानिंग के स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने के लिए हमारे पास उस तरीके का टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए, सो दैट कि हम क्या कर सकते हैं, एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान अपना बना सकते हैं। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और जो हमारा नेशनल जो प्लान है उसके साथ हमारा रीजनल का जो प्लान है वो भी क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्रोसेस, हाउ डू वी प्लान इन द इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग अगर की बात मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में कैसे होगी, तो पहला चीज हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिसोर्स है कितना या कहाँ है, क्या क्या है और वो कितना है, राइट? उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करेंगे, आप मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव चेक करेंगे कितना, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी चेक करेंगे। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार में आपको पता होगा जमुई डिस्ट्रिक्ट। अब जमुई डिस्ट्रिक्ट में हमको पता है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको ये भी पता है कि इतना वो बिखरा हुआ है और बहुत ऐसे छुपा हुआ है मिट्टी में, कि उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास गोल्ड रहते हुए भी हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे। अगर आप ₹100 का गोल्ड निकालने जाइएगा तो आपको ₹500 का खर्चा पड़ जाएगा। तो ये अगेन ये भी हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली फिज़िबल आज के डेट में हमारे लिए वो नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो ये चीज़ हमको करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग अगर इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग होगी, तो इन जनरल तो हमको ये सारे काम हमको करना पड़ेगा। दिस इज़ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया, अब देखिए आगे, इंडिया हैज मेड concerted efforts for achieving the goals of the resource planning right from the 5 year plan launched after the independence। हम जब 1947 में आजाद हुए थे, उसके बाद 1950 से हम अपना एक 5 ईयर का प्लान लेकर चलते हैं, 5 ईयर प्लान लेकर चलते हैं। इसमें हम ये क्या करते थे पहले, कि 5 साल पे मतलब कि पाँच अगले 5 साल के लिए एक प्लानिंग की जाती थी कि हमको अगले इस 5 साल में क्या करना है, ये चीज़ें हमको अचीव कर लेना है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होगा, यहाँ पे हमारा कम फ़ोकस होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे सबसे कम हो फ़ोकस होगा। तो ये प्लानिंग हमने करना शुरू कब कर दिया था? 1950 से शुरू कर दिया था। हालाँकि बाद में इस चीज़ को बंद कर दिया गया, 5 ईयर प्लान अब नहीं आता है। तो ये हमने शुरुआत किया था, राइट क्या? द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी रीजन का डेवलपमेंट तब होगा, वहाँ पे उसके लिए आपको रिसोर्स तो चाहिए। आप डेवलप कब करें, अगर रिसोर्स ही आपके पास नहीं है तो आप डेवलप कैसे करिएगा? तो रिसोर्स का अवेलेबल होना एक प्री कंडीशन बन जाता है। अब बिहार का देख लीजिए, बिहार का कंडीशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। अब रिसोर्स नहीं है तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो हमारे पास जॉब नहीं आएगा, जॉब नहीं आएगा तो हम गरीबी में रहेंगे। और देख लीजिए क्या हालत है बिहार का, राइट क्या? बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना डेवलपमेंट नहीं लेकर आएगा। उदाहरण है, आप देखिए, सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे रिसोर्स भर-भर के हैं, लेकिन फिर भी वो रीजन डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो सिर्फ रिसोर्स का रहने से डेवलपमेंट नहीं होगा। रिसोर्स का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी इंश्योर दैट कि वहाँ पे स्किल होना चाहिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में डेफिनिशन में क्या बोला, कि रिसोर्स हम उसको तब मानेंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो वो रिसोर्स कहाँ से आपके पास रह जाएगा? एग्जाम्पल है सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने अभी आपको अभी जस्ट बताया। वहाँ पे बहुत रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन द रिसोर्स, बट दीज़ आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ये हमारे भी देश में है। बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पे रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन आते हैं। आप झारखंड को देख लीजिए ना, झारखंड के पास कितना मिनरल है ना, लेकिन फिर भी वो एक रिच रीजन नहीं है, वो एक पुअर स्टेट है। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव पुअर रिसोर्स बट हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे हैव इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब देख लीजिए, केरला आप देख लीजिए, केरला में ज़्यादा रिसोर्स नहीं है। केरला में कंपैरेटिव अगर कंपेयर किया जाए उड़ीसा और झारखंड से, तो उतना रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी केरला क्या है? रिच स्टेट है। आप कंट्री के लेवल पे देखिए, सिंगापुर, आप देश को देखिए, सिंगापुर के पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंट्री क्या है? रिच है, राइट? और सेंट्रल एशिया के पास रिसोर्स रहते हुए भी वो उतना रिच नहीं है। तो सिर्फ रिसोर्स के रहने से नहीं होगा।
है ना? टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए। और ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं इसको। इन इंडिया in India, development in general and the resource development in particular does not only involve the availability of the resources, but also the technology, quality of the human resource, and the historical experiences of the people. अब यहाँ से अपने को समझना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमको समझ में आ गया है कि हाँ भाई, रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो कंजर्व भी तो करना पड़ेगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी कब? जब आपके पास रिसोर्स रहेगा। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा, पहली चीज। बट irrational consumption and over utilization of the resources may lead to the socio economic and environmental problem। लेकिन अगर किसी चीज का irrational consumption होने लगा यानी कि आप बेतहाशा यूज कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज आप, मतलब समझ ही नहीं आ रहा आपको किस तरह से यूज करें, बस आप यूज कर रहे हैं। अब आपने टैप खोल दिया और पानी बह रहा, बहने दे रहे हैं। नहीं भाई, जब आपको जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। ये ओवर यूटिलाइजेशन हुआ, दिस इज द इर्रेशनल कंजप्शन हुआ। कि इर्रेशनल कंजप्शन मतलब कि एक बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और किसके पास कुछ है ही नहीं। अब समझिए कि जिसका मान लीजिए किसी का अपना घर है, वो क्या करता है, आपने बोरिंग ऑन किया और पानी अपने ग्राउंड वाटर से निकाल लिया, और आप क्या करते हैं, आप कपड़े साफ कर रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं और आपने टैप को ऑन छोड़ दिया है। और एक ऐसा घर है जिसका अपना घर नहीं है, उसको टाइम से पानी आता है, ठीक है? तो वो कम कितना पानी यूज़ क में अपना काम चला रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर इस तरीके से हुआ तो क्या कभी भी क्या प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। इससे क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होगा, यानी कि सोसाइटी में आपका एक कहीं न कहीं डिफरेंसेस बन जाएगा, हैव्स एंड हैव्स नॉट। किसी एक के पास बहुत ज़्यादा है, दूसरे के पास एकदम नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल बनेगा भाई। किसी के पास कुछ नहीं, उसको हर चीज़ खरीदना पड़ेगा, और आपके पास आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। एनवायरनमेंट क्या होगा? डिग्रेड करेगा। अब ग्राउंड वाटर से आप पानी लगातार आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे ग्राउंड वाटर क्या, जो लेवल है वो क्या करेगा? और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। इस तरीके से एनवायरनमेंट क्या होगा? डिग्रेड होगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा, यानी कि इस रिसोर्स को सुरक्षित करना पड़ेगा हमको। गांधी जी ने एक बात कहा था, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर इज ए इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। इस दुनिया में ना, इस नेचर ने, इस अर्थ के पास इतना कुछ है ना कि हर पर्सन का जरूरत पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके पास उतना नहीं है ना कि किसी एक आदमी का भी पूरा लालच पूरा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि हमारे पास पर्याप्त इतना रिसोर्स है कि हर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन इतना नहीं है कि किसी का लालच पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? किसी एक पर्सन का लालच कभी नहीं पूरा हो सकता है, इतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हू सेड दिस स्टेटमेंट? He placed the greedy and the selfish individual and the exploitative nature of the modern technology as the root cause of the, just a second, root just a second, root cause of the resource depletion at the global level। और इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने क्या बोला, कि रूट कॉज क्या था रिसोर्स डिप्लेशन का एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि रिसोर्स डिप्लेशन जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। ठीक ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्स डेवलपमेंट डिप्लेशन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या था? रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन, दैट वाज तीन मेन कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्फिश इंडिविजुअल, लोगों का सेल्फिश होना, और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ग्रीडी नेचर ऑफ द
इंडिविजुअल, यानी कि लोगों का लालच, लोगों का सेल्फिश होना और जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? मेन कारण है जो आज के डेट में ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स का क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है। गांधी जी ने क गांधी जी ने कहा था कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए, वो लोगों के द्वारा होना चाहिए। मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ही वाज़ अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी है, तो उनका ये कहना नहीं था जैसे आज के डेट में प्रोडक्शन कैसे होता है? जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है? एक बड़ी-सी फैक्ट्री है मान लीजिए, तो यहाँ जस्ट अ सेकंड। मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी-सी फैक्ट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी-सी मशीन यहाँ पे लगी हुई है और ये क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ पे बस 1, 2, 3 लोग होते हैं जो कि हैंडल करने के लिए हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है। अब जो भी यहाँ पे चीज़ें, वो किसी एक इंडिविजुअल का ओनरशिप है। इससे क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी के पास कुछ होता ही नहीं है। उनका कहना था कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए, रादर वो प्रोडक्शन यहाँ पे जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? इंडिविजुअल से होना चाहिए। यहाँ पे लोगों से प्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये कॉन्सेप्ट किसका था? अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन बट एंड ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, दैट वाज़ द महात्मा गांधी। नेक्स्ट वाज दैट कि क्लब ऑफ रोम, स्कूमैकर और वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और जो खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे इससे क्वेश्चन बड़ा आता है। इस चीज़ को ध्यान में, वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं वो इसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और इसीलिए मैंने उस तरीके से इसको बना के रखा है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहला चीज़ देखिए, क्लब ऑफ द रोम। क्लब ऑफ द रोम के बारे में देखिए ये क्या है? This is the at an international level, the Club of the Rome advocated resource conservation for the first time in more systematic way in 1968. 1968 में सबसे पहली बार अगर किसी ने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात किया सिस्टमैटिक वे में, तो वो था क्लब ऑफ द रोम। आप याद करिए कि 1992 में सबसे पहली बार दुनिया का सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था अर्थ को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो कहाँ हुआ था? रियो समिट हुआ था, 1992 में हुआ था। और यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कब की जा रही है? 1968 में की जा रही है। तो ये क्लब ऑफ द रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु एडवोकेट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन, दैट वाज द क्लब ऑफ द रोम। सेकंड इज स्कूमैकर। स्कूमैकर का कंट्रीब्यूशन क्या था? तो उसने एक किताब लिखा था। ही इज ए पर्सन। उसने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज रिटन बाय हुम, या मैचिंग करने के लिए आ जाता है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज बुक रिटन बाय द स्कूमैकर। और देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका बहुत 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 ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसको आप भूल ही नहीं सकते हैं। और ये कब लिखा था इन्होंने? 1974 में पब्लिश किया था। कई बार क्रोनोलॉजी पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रोनोलॉजी सजाइए। ये 1968 में आया था, ये 1974 में, और नेक्स्ट क्या है? ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट। सॉरी, ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि 1987 में आया था। इसका क्या मेन कंट्रीब्यूशन था? तो ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट का मेन जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कंजर्वेशन में, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हम ये कहते हैं कि अपना डेवलपमेंट करिए, एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट द अपकमिंग जनरेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सबसे पहली बार अगर किसी ने दिया था तो वो था ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो कि 1987 में दिया था। एट द सेम टाइम एक किताब है जिसका नाम है आवर कॉमन कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, इस किताब को किसने पब्लिश किया था? दैट वाज ब्रोडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खास करके अगर हम फैक्चुअल बेसिस पे बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क इसको कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। अब तक हम लोग रिसोर्स इन जनरल बात कर रहे थे। अब हम क्या बात करेंगे? लैंड रिसोर्स की बात करेंगे। अब हम सॉइल रिसोर्स की बात करेंगे। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर एक्टिविटी ऑन द लैंड एंड वी यूज इट इन अ डिफरेंट वे। हमको पता है कि हम लोग जमीन पे ही रहते हैं। हम जितनी भी एक आपकी अपनी एक्टिविटी है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, फलाना हो, ढिकाना हो, हम कहाँ करते हैं? लैंड पे ही करते हैं। यहीं पे बस चलती है, यहीं पे ट्रेन चलती है, यहीं पे आप खेती करते हैं, यहीं पे पेड़ पौधे रहते हैं, यहीं पे जानवर रहते हैं, यहीं पे आप रहते हैं। हर चीज, हर एक्टिविटी वी परफॉर्म ऑन द लैंड। अगर लैंड नहीं होता तो कुछ नहीं होता है।
मिट्टी से ही सब कुछ है, मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द utmost इम्पोर्टेंस। तो जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास जितने भी है ना, उसमें से सबसे सिग्निफिकेंस अगर कोई जो रिसोर्स है, वो है लैंड। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication system, etc. यानी कि लैंड से देखिए क्या क्या चीज़ें डिपेंडेंट है। आज जो जंगल है वो इसी पे है, वाइल्ड लाइफ इसी पे है, हमारे ह्यूमन सेटलमेंट इसी पे है, ट्रांसपोर्टेशन इसी पे है, कम्युनिकेशन इसी पे है, खेती यहीं पे होती है। यानी कि हर चीज़ जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो कहाँ की जाती है, लैंड पे की जाती है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ द फाइनाइट मैग्नीट्यूड, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो लैंड है ये फाइनाइट है। ऐसा नहीं कि इसको आप खींच करके बड़ा कर लीजिएगा, नहीं। इट इज वेरी, इसका जो जो एक्सटेंट है बहुत लिमिटेड है, राइट क्या? देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर द वेरियस पर्पसेस विद द केयरफुल प्लानिंग। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम लैंड का जो यूसेज करेंगे वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बस यूज कर रहे हैं और उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगा, हम केरला में देख सॉरी ये हम चेन्नई में देख रहे हैं, हम बैंगलोर में देख रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट किया गया है बैंगलोर में, उसका भुगतान किस तरीके से वहाँ के लोग पे कर रहे हैं। उनके पास वाटर की स्कैर्सिटी हो गई है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, राइट क्या? तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी, राइट? इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स और आइलैंड। देखिए हमारे पास जो लैंड है ना, हम उसको क्लासिफाई करके रखे हुए हैं 3 बेसिकली कैटेगरी में। एक है माउंटेन, दूसरा प्लेटू और प्लेन। अ, माउंटेन, प्लेन और प्लेटू, ये 3 पार्टिकुलर वे में हमने जस्ट एक इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। और देखिए अगर सबसे ज़्यादा जो लैंड हमारे पास है वो किस फॉर्म में है? प्लेन के रूप में है। वो कितना है? 43% है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका परसेंटेज कितना है? तो प्लेन हमारे पास कितना है? 43% है। 30% क्या है? माउंटेन्स है, यानी कि जो मान लीजिए पूरा ये लैंड है, तो 43% पे क्या है? प्लेन है। 30% पे क्या है? माउंटेन है। और 27% पे क्या है? प्लेटू है, राइट? अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए प्लेन से हमको क्या मिलता है? मेन इसका यूसेज क्या है? तो एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री यहाँ पे लगती है। माउंटेन से हमको क्या मिलता है? तो हमको रिवर्स देखने को मिलता है, हमको टूरिज्म देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल हमको एस्पेक्ट देखने को मिलता है। प्लेटू से भाई क्या मिलता है? तो हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है, हमको फॉसिल्स फ्यूल देखने को मिलता है, हमको मिनरल्स देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लैंड दैट प्रोवाइड्स मिनरल्स? आंसर वुड बी प्लेटू। प्लेटू से हमको क्या देखने को मिलता है? ज्यादातर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री एक्टिविटी इज परफॉर्म मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? दैट इज प्लेन, राइट? टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एस्पेक्ट, दैट वुड बी द माउंटेन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन। अब यहाँ से हम लोग जो अगले टॉपिक पे, जस्ट ए सेकेंड, तो यहाँ से अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन का, यानी कि किस तरीके से लैंड को हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में। तो लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कई तरीके से हम लैंड का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एक क्या है? फॉरेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। और दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। और दूसरा क्या है कि एक ऐसी जमीन जो हम कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बैरन एंड द वेस्टलैंड। ऐसी जमीन जो कि बंजर हो गई है, या ऐसी जमीन जो कि वेस्टलैंड है। अभी अब वेस्टलैंड के अंदर क्या-क्या आता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। और इसी में दूसरा में क्या आता है? इसी में है, दूसरे वाले में ही, कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया। और तीसरा जो यूसेज क्या है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें ये 3 ग्रुप आते हैं। एक-एक को मैं आपको समझाता हूँ और इसमें फैलो लैंड को छोड़ कर के बात की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि फैलो लैंड होता क्या है? जस्ट अ सेकंड। फैलो लैंड बेसिकली वो होता है कि एक ऐसी जमीन जो कि उपजाऊ तो है, वहाँ पे खेती तो की जा सकती है, लेकिन हम उसको परती छोड़ देते हैं। खास करके इसलिए सो दैट कि आपका उसका जो फर्टिलिटी है, उसको क्या कर सके वो रीगेन कर सके। ऐसे लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? फैलो लैंड बोलते हैं। अब फैलो लैंड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना समझ लिए कि फैलो लैंड ये होता है कि जिस पे उस लैंड पे खेती नहीं की जाती है, उसको परती छोड़ दिया जाता है।
तो अभी 3 कैटेगरी हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन यानी कि ऐसी ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, और तीसरी वो जो कि अनकल्टीवेटेड है, राइट? तो उसमें पहला क्या आता है? परमानेंट पास्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड यानी कि ऐसी ज़मीन, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड जिसमें कि जहाँ पे कि खेती नहीं की जा सकती, जैसे कि परमानेंट पास्चर हो गया, जो कंप्लीटली हमने चरने के लिए गाय भैंस को छोड़ दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट पास्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड। दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। कुछ ऐसी जमीन होती है जहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है पेड़ पौधे उगाए हुए हैं, तो वहां भी खेती हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड कल्टिवेटेड फॉर द मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। जैसे हमने क्या बोला, फैलो लैंड क्या होता है कि जिसको हम परती छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसी जमीन को अगर आप 5 साल से ज्यादा अगर परती छोड़ देते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे, और वो क्या है? फैलो लैंड। फैलो लैंड जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है कि ऐसी ज़मीन जो कि कल्टीवेबल तो है, लेकिन हमने उसको क्या किया है? परती छोड़ दिया। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आती है। एक आता है कि करंट फैलो लैंड, जिसमें कि हम 1 या 1 से कम ईयर के लिए उसको परती छोड़ देते हैं। और अदर देन करंट फैलो में वो ज़मीन होती है जिसको कि 1 से 5 साल तक के लिए हम क्या करते हैं? उसको परती छोड़ देते हैं। और अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर परती छोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कल्चरेबल कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। तो ये 3 को ध्यान में रखना है, इस 3 पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट फैलो क्या होता है, अदर देन करंट फैलो क्या होता है, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है। 5वां जो पॉइंट समझना है वो है नेट सोन एरिया। ये क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन व्हिच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वन्स इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज़ द। अब दोनों का डिफरेंस समझिए, बहुत समझने वाली चीज़ है यहाँ पे ये, जल्दी ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक खेत है, मान लीजिए कि पूरा इंडिया का ज़मीन कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है? तो पूरे पे तो खेती होगी नहीं। अब मान लीजिए कि इतना है और 50% पे खेती हो रही है, ठीक है? 50 बाकी पे ज़मीन, ये रिवर वगैरह चीज़ें हैं, हम रह रहे हैं, अदर चीज़ें हैं, और 50% पे खेती हो रही है। अब 50% में भी मान लीजिए कि मान लीजिए कि अभी चल रहा है क्या बोलते हैं, खरीफ सीज़न चल रहा है। तो खरीफ सीज़न में मान लीजिए कि जस्ट अ सेकंड, खरीफ सीज़न है, और खरीफ सीज़न में हमने मान लीजिए कि यहाँ पे चीज़ किसी एक फसल को बो दिया। अब यहाँ पे आपने एक एग्रीकल्चरल ईयर में जो इस जितने जमीन पे आपने बुआई किया है, वही आपका क्या हो जाएगा? नेट सोन एरिया हो जाएगा। लेकिन लेकिन उसी एग्रीकल्चरल ईयर में आपका खरीफ भी हो गया, फिर आपने खरीफ वाला फसल काट लिया, राबी आ जाएगा, राबी में फिर आपने नया फसल उगा दिया यहाँ पे। मान लीजिए आपने नया जस्ट अ सेकंड, नया फसल उगा दिया आपने, राबी में उगा दिया। तो ख तो ग्रॉस क्रॉप में क्या होता है कि एक ही ज़मीन को दोबारा आपको काउंट करना है, क्योंकि आपने 2 फसल को 2 बार उगा दिया है, राइट क्या? तो नेट क्रॉप्ड एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब आप खेती करते हैं, कोई चीज़ उगाते हैं आप, तो अगर आप सिर्फ़ एक बार काउंट करते हैं, तो वो सिर्फ़ नेट सोन एरिया होगा। लेकिन उसी फील्ड में अगर आप दोबारा भी अगर आप कोई फसल को उगा देते हैं, एक एग्रीकल्चर ईयर में, जितना बार आप उगाइएगा, उतना बार आपको काउंट करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। आप ऐसे समझिए समझिए जैसे मान लीजिए आपके घर के पीछे एक ज़मीन है, जहाँ पे आप खेती करते हैं। तो अभी अभी चल रहा है मान के चलिए कि अभी अप्रैल चल रहा है, और अभी आप क्या करिएगा? बरसात आएगी, मानसून आएगा, और मानसून में आपने क्या किया, आप क्या करेंगे? आप इसमें राइस को बो देंगे। राइस को आप क्या कीजिएगा? जैसे ही नवंबर आएगा, अक्टूबर-नवंबर आएगा, आप इसको काट लीजिएगा और व्हीट उगा दीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये 1 हेक्टेयर लैंड है, तो नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा? 1 हेक्टेयर ही होगा, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा? 1 हेक्टेयर प्लस 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। नेट सोन एरिया, एरिया ऑफ द लैंड ऑन व्हिच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज़ कॉल्ड नेट सोन एरिया। इट इज़ एरिया सोन विद क्रॉप्स बट इज़ काउंटेड ओनली वन्स। सिर्फ़ एक बार काउंट जो होता है वो नेट सोन एरिया होगा और जितना बार आप बोइएगा उतना बार उसको काउंट करिएगा, वो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा। इट रेफर्स टू द टोटल एरिया सोन वन्स एज़ वेल एज़ मोर देन वन्स इन अ पार्टिकुलर ईयर। दिस रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोन once and more than once in a particular area, that is area is counted as many times as there are sowing in the year। जितना बार आप खेती करिएगा उतना बार उसको काउंट किया जाएगा, वो आएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। दिस टोटल एरिया इज ऑल्सो नोन एज द टोटल क्रॉप्ड एरिया और द टोटल एरिया सोन। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज जस्ट ए सेकेंड, लैंड यूज पैटर्न। अब किस तरीके से हमारा जो जमीन का यूज करें उसका पैटर्न किस तरीके से इंडिया में। तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ, दैट इज फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। जो इंडिया में लैंड का यूज किया जाता है वो कहीं न कहीं फिजिकल फैक्टर भी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। एट द सेम टाइम ह्यूमन फैक्टर भी डिटरमाइन करता है। अब फिजिकल फैक्टर में आता है टोपोग्राफी। अब मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की टोपोग्राफी आपको इस तरीके से है, माउंटेन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे खेती थोड़ी ना होगी, वहाँ का यूसेज कुछ अलग तरीके से होगा। अब बिहार है, बिहार की टोपोग्राफी कैसी है? बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ पे खेती ज़्यादा होगी। तो यानी कि कहीं न कहीं की टोपोग्राफी आपको डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे किस तरीके से उस लैंड का यूज़ करने वाले हम हैं। क्लाइमेट, अब देखिए बिहार का क्लाइमेट कैसा है कि पानी भी है, धूप भी है, तो यहाँ पे खेती पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। अब आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वहाँ पे उस तरह की खेती, उतनी ज़्यादा खेती नहीं हो पाएगी। तो क्लाइमेट भी कहीं न कहीं क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने वाले हैं। सॉइल टाइप, बिल्कुल सही बात है, सॉइल टाइप भी डिटरमाइन करता है। अब देख लीजिए पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छे होगी और जहाँ पे जो लो क्वालिटी लैटेराइट सॉइल है, वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, राइट क्या? दूसरा ह्यूमन फैक्टर सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड द कल्चरल एंड ट्रेडिशन। अब पंजाब का देखिए, पंजाब में भले पानी नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी हमको बताती है कि किस तरीके से हम अपने लैंड को यूज़ करने वाले हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब बिहार का देख लीजिए, पूरे नॉर्दर्न इंडिया का देख लीजिए, यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, आप क्या करिएगा? आपको खेती करना ही पड़ेगा क्योंकि लोग फिर खाएँगे क्या? कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो हमारा कल्चर है, वो भी डिटरमाइन करता है कि हम किस तरीके से क्या उगाने वाले हैं। अब बंगाल में चले जाइए, आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चावल ज़्यादा उगाएँगे कहीं न कहीं। राइट। तो कल्चर ट्रेडिशन भी डिटरमाइन करता है कि लैंड का यूसेज किस तरीके से होने वाला है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल फैक्टर एंड द ह्यूमन फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि लैंड का यूसेज किस तरीके से होगा। हम खेती करेंगे, हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, हम कैस्यू नट उगाएंगे, हम एप्पल उगाएंगे कि हम राइस उगाएंगे, हम वीट उगाएंगे कि कुछ और प्रोडक्ट उगाएंगे उगाएंगे या हम इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह की वहाँ की लैंड है और किस तरह के लोग हैं वहाँ पे। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा टोटल एरिया है इंडिया का वो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। लेकिन एक चीज हमको और देखने को मिला है कि जो परमानेंट पैस्चर है इंडिया में वो डिक्रीज किया है और ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर एनिमल्स को चारा नहीं मिलेगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी एनिमल की कम हो जाएगी तो वो दूध ज़्यादा नहीं देंगे। दूध अगर ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हम बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे तो उससे मिल्क से जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उनका भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ शुरू हो जाएगा और उनका डिक्रीज़ शुरू हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे तो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो पैस्चर लैंड का डिक्रीज होना, इट इज़ अ बैड थिंग, नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर ओवरऑल हमारे लिए अच्छा वो नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो में क्या होता है? जो 1 से 5 साल तक के लिए हम पढ़ती छोड़ देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। अब देखिए
जितने भी ऐसी ज़मीन है जिसको हम 1 से 5 साल तक के लिए फैलो छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं, उसकी क्वालिटी जनरली बहुत खराब है आज के डेट में। या फिर वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत टफ़ हो गया है।